हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। 12th फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं। और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ पर अपन को जो भी अपन चीजें पढ़ेंगे ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 साल से यहाँ पर कि क्वेश्चंस जो हैं वो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आसानी से एग्जामिनर पूछ रहा है। साथ ही साथ चैप्टर छोटा है और वेटेज इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, वेटेज बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर की भी बात करें अगर अपन, तो यहाँ पर क्वेश्चंस दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था सरफेस केमिस्ट्री से, एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया था। इनडायरेक्टली कैसे पूछा गया था कि क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट थे जिसमें से एक स्टेटमेंट सरफेस केमिस्ट्री का था। तो अगर आपको सरफेस केमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ रखा है तो वो क्वेश्चन आप जवाब नहीं दे सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि छोटा चैप्टर है और इससे एक दो क्वेश्चन हर साल एग्जामिनर पूछ रहा है। अगर सेकंड पॉइंट की मैं यहां पर बात करूं तो इस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी रेफर करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको जो लैंग्वेज दे रखी है बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज दे रखी है। जनरली अपन बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ने की जरूरत है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अब आप एनसीईआरटी कब पढ़ेंगे? जब ये पूरा चैप्टर मैं फिनिश करा दूं, क्योंकि अपन जो सीक्वेंस अडॉप्ट करेंगे वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी रहेगी, क्योंकि जब आप ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो अच्छे से चैप्टर समझ में आने लगेगा। पर अगर एनसीईआरटी पहले पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स आगे दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स पीछे दे रखे हैं, तो थोड़ा सा हॉच पॉच दे रखा है। एक बार जब अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर दें फिर जाके आप एनसीईआरटी पढ़ना, आपको पूरी एनसीईआरटी समझ में आएगी। आपके मॉड्यूल में जो सरफेस केमिस्ट्री दे रखा है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, थ्योरेटिकली अगर आपको स्ट्रांग होना है तो आपको एनसीईआरटी रेफर करनी पड़ेगी, सेकंड पॉइंट। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा कि अगर आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है तो एक तरीका तो यह है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लें। वीक में 2 बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे जब आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ समझ में आने लग गया है। पर अगर मैं यहां पर बात करूं कि एनसीईआरटी तो पढ़ ली, ठीक है, कुछ दिनों बाद वापस से ये थ्योरी आप भूल जाएंगे। कुछ दिनों बाद फिर क्या होगा, वापस पढ़नी पड़ेगी फिर भूल जाएंगे, वापस पढ़नी पड़ेगी फिर भूल जाएंगे, वापस पढ़नी पड़ेगी फिर भूल जाएंगे। तो एक बेटर तरीका ये है कि आप क्या करें, ये 5 लेक्चर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझना। अपन क्या करेंगे, इस थ्योरेटिकल चैप्टर को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करेंगे तो क्या होगा कि अपन को थ्योरी समझ में आने लगेगी। आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ थ्योरी समझनी है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और साथ ही साथ 4 ऑप्शन दे रहा है। आपको सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पॉइंट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर अपन स्टार्ट करें सरफेस केमिस्ट्री से, तो यहां से अपन एक वर्ड जो दे रखा है, यहाँ पर चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, और यहाँ पर एक वर्ड है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जब भी अपन जब भी अपन कोई मूवी देखने जाते हैं तो होता क्या है, जब भी अपन कोई मूवी देखने जाते हैं तो अपन क्या करते हैं कि क्रिटिक्स की रेटिंग देखते हैं, उस मूवी के रिव्यूज देखते हैं। और जब अपन क्रिटिक्स की रेटिंग देखते हैं, मूवी के रिव्यूज देखते हैं, तो वहां पर अपन कमेंट सेक्शन में पढ़ते हैं कि व्यूज में ये लिखा हुआ है कि हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत ही मजेदार केमिस्ट्री थी, वो जो सीन कर रहे थे, वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे थे, फील हो रही थी। तो अपन कह सकते हैं केमिस्ट्री का मतलब क्या है इस पॉइंट पे, इंटरैक्शन बिटवीन पीपल। केमिस्ट्री का मतलब क्या है, इंटरैक्शन बिटवीन पीपल। और अगर मैं यहां पर सरफेस केमिस्ट्री की बात करूं तो आप आसानी से इसका मीनिंग डिड्यूस कर सकते हो। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरैक्शन बिटवीन सरफेसेस। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरैक्शन बिटवीन सरफेसेस। तो अगर मैं सरफेस केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं कह सकता हूं दो अलग अलग सरफेसेस के इंटरफेस पर जितने भी फिजिकल और केमिकल फिनोमिना अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं उनकी स्टडी अपन कहां करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सरफेस केमिस्ट्री को डिफाइन करूं तो सरफेस केमिस्ट्री को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of physical and chemical phenomena that occur at the interface of two phases।
दो अलग अलग फेजेस के इंटरफेस पर जितने भी फिजिकल और केमिकल फिनोमिना हो रहे हैं उनकी स्टडी अपन कहां पर करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। अब इस डेफिनेशन में कुछ कुछ पॉइंट में आपको डाउट आने लगेगा। डाउट क्या आने लगेगा, सर ऐसे कौन से फिजिकल और केमिकल फिनोमिना हो रहे हैं डिफरेंट सरफेसेस पर। तो वो फिजिकल और केमिकल फिनोमिना अपन कह सकते हैं, एक होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी क्या है, एक सरफेस पे होने वाला फिनोमिना है। दूसरा फिनोमिना जो हो रहा है वो होता है कोरोजन। कोरोजन भी क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। कोरोजन में क्या होता है, जो मेटल सरफेस है और उसके ऊपर जो एयर है, दो फेजेस हो गए, एक सॉलिड फेज और एक गैसेस फेज। सॉलिड क्या, मेटल, गैस क्या, एयर। इन दोनों के इंटरैक्शन के कारण क्या हो रहा है, एक फिजिकल और केमिकल फिनोमिना अपन ऑब्टेन कर रहे हैं। और उनमें से फिजिकल और केमिकल फिनोमिना अपन को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोरोजन। तो कोरोजन भी एक सरफेस पे होने वाला फिनोमिना होता है। एक और अपन फिनोमिना देख सकते हैं डिफरेंट सरफेसेस के इंटरैक्शन के कारण, दैट इज डिसोल्यूशन। यहाँ पर आप देखिए, जब अपन किसी भी कैप्सूल को, टैबलेट को पानी में डालते हैं तो जो टैबलेट होती है वो क्या होती है, डिसॉल्व होने लगती है। तो ये भी क्या है, सरफेस फिनोमिना है। अगर मैं और बात करूं, और कौन कौन से सरफेस फिनोमेना अपन ने देख रखे हैं, तो एक सरफेस फिनोमेना हो जाएगा कैटालिसिस। कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जिसके कारण रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। तो ये भी एक सरफेस पे होने वाला फिनोमेना है। एक और फिनोमेना की बात करूं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन भी एक सरफेस फिनोमेना है। इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस भी एक सरफेस पे होने वाला फिनोमेना है। याद करो, इलेक्ट्रोड प्लेटिंग पढ़ी थी आपने। इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करते थे अपन, कोटिंग करते थे। तो ये भी क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। तो ये समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट सरफेसेस के इंटरेक्शन के कारण कौन कौन से अपन फिजिकल और केमिकल फिनोमिना ऑब्टेन कर रहे हैं। अब दूसरा डाउट आएगा, इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है इंटरफेस। इस डेफिनेशन में आपको देखने को मिल रहा है इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है इसका मतलब क्या होता है, शेयर्ड बाउंड्री। ये एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, इन दोनों के बीच की जो शेयर्ड बाउंड्री होगी, कॉमन बाउंड्री होगी, उसे बोलते हैं इंटरफेस। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये क्या है, सॉलिड, ये भी क्या है, सॉलिड। तो यहां पर मैं कह सकता हूं सॉलिड सॉलिड इंटरफेस है। अगर मैं बात करूं कोरोजन की, कोरोजन किसके बीच में होता है, मेटल और गैस के बीच में होता है। तो मेटल क्या हो गया, सॉलिड, एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, गैस। तो ये हो जाएगा सॉलिड गैस इंटरफेस। अगर मैं बात करूं लिक्विड लिक्विड इंटरफेस की, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि जब अपन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अपन को सिरका सैलेड प्रोवाइड करते हैं। वो सिरका सैलेड में होता क्या है कि जो ऑनियन होता है वो येलो येलो कलर का होता है। वहां पर क्या होता है, ऑनियन के ऊपर अपन टॉपिंग करते हैं ऑयल और विनेगर की। टॉपिंग का मतलब आप समझते होंगे, ऑयल और विनेगर की टॉपिंग करते हैं। तो ऑयल और विनेगर, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। या अपन ऐसे कह दें ऑयल इन वाटर, वापस से लिक्विड लिक्विड इंटरफेस आ जाएगा। अगर मेरे से कोई पूछा जाए, एग्जाम्पल पूछे सॉलिड लिक्विड इंटरफेस का, तो अपन आसानी से बता सकते हैं, फ्लोर है, फ्लोर पे आप पानी डाल दीजिए, तो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहां पर एक डाउट आता है, या मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, कि गैस गैस इंटरफेस क्या पॉसिबल है। गैस गैस इंटरफेस पॉसिबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि गैसेस के केस में अपन कोई भी शेयर्ड बाउंड्री, कोई भी कॉमन बाउंड्री अपन विजिबल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स इतने इंटरमिंगल्ड होते हैं कि अपन को वहां पर कोई कॉमन बाउंड्री ऑब्टेन ही नहीं होती है। तो कभी भी अपन गैस गैस इंटरफेस की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंटरफेस वर्ड का भी मतलब समझ में आ गया। अब यहां पर एक और वर्ड है फेज। फेज का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि फिजिकल स्टेट और फेज में बहुत डिफरेंस होता है। फिजिकल स्टेट आप जानते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर फेज क्या होता है, इसको समझना। फेज वो स्पेस का रीजन होता है जहां पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहती हैं। क्या बोला मैंने, फेज वो स्पेस का वो रीजन होता है जहां पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहती हैं। अपन ऐसे बोल सकते हैं, डेंसिटी क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, टेम्परेचर क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे अपन। सपोज करो मैंने एक कंटेनर में वाटर फिल कर दिया, कंटेनर में मैंने क्या फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया।
और यहां पर मैंने वाटर के ऊपर ऑयल फिल कर दिया। तो अगर कोई मेरे से पूछ ले यहां पर कि इस कंटेनर में फिजिकल स्टेट कौन सा है, तो मैं कहूंगा फिजिकल स्टेट तो लिक्विड है, पर फेज कितने मौजूद है, यहां पर कुल मिलाकर 2 फेज मौजूद है। इसको समझना, यहां पर अगर मैं वाटर वाले रीजन की बात करूं तो वाटर वाले रीजन में जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म है। डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी यूनिफॉर्म है। टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर यूनिफॉर्म है। केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करूं, केमिकल कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है। पर अगर मैं बात करूं ऑयल के रीजन में, तो ऑयल के रीजन में जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है और वाटर वाले रीजन में जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। पर अगर सिर्फ ऑयल ऑयल वाले रीजन की बात करूं तो ऑयल वाले रीजन में डेंसिटी यूनिफॉर्म है, केमिकल कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ऑयल वाला एक अलग फेज हो गया, वाटर वाला एक अलग फेज हो गया, पर दोनों फेज लिक्विड है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि फिजिकल स्टेट लिक्विड नजर आ रहा है, पर फेज है 2, और दोनों फेज कौन से हैं, लिक्विड फेज है। तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि फेज और फिजिकल स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। तो अब अपन को इस चैप्टर में कुल मिलाकर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से पढ़ने हैं? फर्स्ट पॉइंट अपन को यहां पर पढ़ना है एडिजॉर्प्शन, सेकंड पॉइंट अपन को यहां पर पढ़ना है कोलॉइड, और थर्ड पॉइंट अपन को यहां पर पढ़ना है कैटालिसिस। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे एडिजॉर्प्शन से। अब अगर मैं बात करूं एडिजॉर्प्शन की, तो एडिजॉर्प्शन अगर मैं यूं डायरेक्टली आपको बताऊंगा तो इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, देखना यहां पर। सपोज करो ये मेटल सरफेस है, ठीक है। इस मेटल सरफेस को मैंने क्या कर दिया, अल्ट्रा क्लीन कर दिया। इस मेटल सरफेस को मैंने क्या कर दिया, अल्ट्रा क्लीन कर दिया। अल्ट्रा क्लीन का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके मैंने यहां पर जितने भी पार्टिकल्स इससे एसोसिएटेड थे, इंप्योरिटीज थी, उन सभी को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मतलब इसको क्या कर दिया, अल्ट्रा क्लीन कर दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करा, ये मेटल सरफेस अल्ट्रा क्लीन हो चुका है और इसको मैंने एटमॉस्फेयर में क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज करने पर क्या मिलेगा, मुझे पता है एटमॉस्फेयर में O2 के मॉलिक्यूल्स भी हैं और N2 के मॉलिक्यूल्स भी हैं। अब O2 के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है, N2 के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है, और ये अल्ट्रा क्लीन मेटल सरफेस की टेंडेंसी होगी एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। और याद करो, इसे ही तो अपन कहते हैं कि मेटल का ऑक्सीडेशन हो चुका है। जब मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मेटल के सरफेस पर आ जाते हैं, ऐसे ही तो ऑक्सीडेशन होता है। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर ये जो अल्ट्रा क्लीन मेटल सरफेस है, इन मेटल सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे ये क्या करेंगे, O2 और N2 मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो O2 और N2 के मॉलिक्यूल्स है, ये इसके सरफेस पर एक्यूमुलेट होंगे या अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे। मैं कह सकता हूं ये जो O2 और N2 के मॉलिक्यूल्स है इसके सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब यही जो फिनोमिना है यहां पर जो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एक्यूमुलेशन जो हुआ है गैसियस मॉलिक्यूल्स का, इसी फिनोमिना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को अगर मैं डिफाइन करूं तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं। एडजॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस rather than in the bulk of a solid or liquid due to molecular surface forces is known as adsorption। ये जो accumulation हुआ है गैसेस मॉलिक्यूल्स का सरफेस पर, इसे ही फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है किसके कारण हुआ है, मॉलिक्यूलर सरफेस फोर्सेस के कारण हुआ है। अब ये मॉलिक्यूलर सरफेस फोर्सेस क्या होती हैं, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। याद रखना, ये 3 वर्ड मुझे समझाने हैं, मॉलिक्यूलर सरफेस फोर्सेस। जब मैं एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म बताऊंगा तब मैं आपको मेंशन करूंगा मॉलिक्यूलर सरफेस फोर्सेस क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ मॉलिक्यूल्स का सरफेस पर, इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिया था मेटल सरफेस का, जिसको अल्ट्रा क्लीन करा था और एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करा था, एक पिक्चर आपके दिमाग में बन चुकी होगी एडजॉर्प्शन की। और यहां पर मैं पिक्टोरियल फॉर्म से भी आपको समझाना चाह रहा हूं कि एडजॉर्प्शन होता कैसे है। यहां पर आप देखिए मेटल सरफेस मौजूद है। अब अगर मुझे यहां पर
एड्सॉर्प्शन कराना है मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होंगी, इसके सरफेस पर एक्यूमुलेट होंगी, और आप देखिए गैसेस मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो चुकी हैं, इसलिए फिनोमेना कौन सा होगा, एड्सॉर्प्शन होगा। अब अगर अपन यहां पर बात करें तो यहां पर मैं कह सकता हूं एड्सॉर्प्शन के साथ दो टर्म्स एसोसिएटेड रहती हैं, एक होता है एड्सॉर्बेट, दूसरा होता है एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को सुन लेते हैं, क्या होता है एक बार डिफाइन कर लेते हैं। दी सब्सटेंसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस which are adsorbed on the surface of adsorbent are called adsorbate. Adsorbent क्या होता है, the solid or liquid substance on the surface of which adsorption takes place is called adsorbent. अब यहां पर इन दोनों टर्म्स को अपन अच्छे से समझेंगे। मुझे एक बात बताइए, मेटल सरफेस जो है उस पर किसका एड्सॉर्प्शन हुआ है, गैसेस मॉलिक्यूल्स का एड्सॉर्प्शन हुआ है। तो यहां पर एक्यूमुलेट कौन से पार्टिकल्स हुए सरफेस पर, मैं कह सकता हूं गैसेस मॉलिक्यूल्स सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। गैसेस मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो उनको अपन बोलेंगे एड्सॉर्बेट। एक्यूमुलेशन किस पे हो रहा है, मेटल सरफेस पर हो रहा है, तो मेटल सरफेस को अपन बोलेंगे एड्सॉर्बेंट। ठीक है, जो एड्सॉर्ब हो रहे हैं उन्हें बोलेंगे एड्सॉर्बेट, जिस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसे बोलेंगे अपन एड्सॉर्बेंट। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, अब इन दोनों वर्ड्स को देख रहा हूं, बहुत सिमिलर सिमिलर वर्ड्स हैं, तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एड्सॉर्बेट कौन होगा, एड्सॉर्बेंट कौन होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जो बैठने की टेंडेंसी रखता है वही तो बैठता है। अब यहां पर बैठने की टेंडेंसी किसके पास है, गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास है, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स ही सरफेस पर बैठेंगे, तो जो बैठता है उसे बोलते हैं बैट, एड्सॉर्बेट। जो बिठाता है उसे बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। तो आपको याद क्या रखना है, जो बैठ रहा है, जो बैठ रहा है एड्सॉर्बेट, तो अल्टीमेटली दूसरा क्या हो जाएगा, एड्सॉर्बेंट हो जाएगा। तो यहां पर बैठ कौन रहा है, गैसेस मॉलिक्यूल्स, तो इसे बोलेंगे एड्सॉर्बेट। बिठा कौन रहा है, मेटल सरफेस, तो हो जाएगा एड्सॉर्बेंट। क्लियर है। अब यहां पर अपन को कुछ एग्जांपल्स देखने हैं गुड एड्सॉर्बेंट्स के। ठीक है, अब गुड एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट जो भी अपन ने एग्जांपल लिया था उसमें एड्सॉर्बेंट कौन था, मेटल सरफेस था। ठीक है, अब ये गुड एड्सॉर्बेंट कब हो सकता है, मैं कह सकता हूं जब ये मेटल सरफेस का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ये एक गुड एड्सॉर्बेंट की तरह काम करेगा। गुड एड्सॉर्बेंट का मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एक्यूमुलेट कर पाए, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो एक गुड एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करेगा। और याद करो सरफेस एरिया पाउडर्ड फॉर्म का ज्यादा होता है, तो मैं कह सकता हूं वो सब्सटेंसेस जो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में मौजूद है या पाउडर्ड फॉर्म में मौजूद है उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट एग्जांपल यहां पर दे रखा है पैलेडियम, जिसका सिंबल होता है पीडी। अब आप देखिए जो पैलेडियम है वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में मौजूद है, साथ ही साथ मैं कह सकता हूं फाइनली डिवाइडेड स्टेट में मौजूद है, पाउडर्ड फॉर्म में है, मतलब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा। और मजेदार बात यह है कि जो पैलेडियम है ये एब्जॉर्ब करता है H2S को। और अगर डेटा की बात करूं मैं, तो डेटा कुछ इस तरीके से होता है, अगर सपोज करो मैंने V वॉल्यूम का पैलेडियम लिया, V वॉल्यूम का क्या लिया, पैलेडियम लिया, तो ये कुल मिलाकर 900 टाइम्स H2 गैस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करा देता है। मतलब H2 गैस कितनी एब्जॉर्ब हुई होगी, 900V। तो दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ H2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एक गुड एब्जॉर्बेंट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने में काम आता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि एसी वेसी नहीं होते थे, और जब बारिश का मौसम होता था तो बारिश होने पर क्या होता था, एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉम्पोजिशन, कंसंट्रेशन बढ़ जाता था, जिसके कारण बैठे बैठे ही पसीने आने लग जाते थे। अब ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है, एटमॉस्फेयर प्लेजेंट बनाना है, तो करना क्या होता था, पुराने जमाने वाले लोग क्या करते थे, कमरे के चारों तरफ सिलिका जेल रख देते थे। सिलिका जेल क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है उनको अपने सरफेस पर क्या करा देती है, एब्जॉर्ब करा देती है। सिलिका जेल का ये काम होता है। अब कुछ देर बाद आप उस सिलिका जेल को देखोगे तो वो सिलिका जेल गीली गीली नजर आएगी। गीली गीली इसलिए नजर आ रही है क्योंकि उसने क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर दिया, जिसके कारण एटमॉस्फेयर क्या हो चुका है, प्लेजेंट हो चुका है, ह्यूमिडिटी क्या हो चुकी है, कंट्रोल हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्टिवेटेड चारकोल, बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है एक्टिवेटेड चारकोल। वापस एक एग्जांपल से समझेंगे।
पुराने जमाने में जो रेफ्रिजरेटर्स होते थे उनकी इतनी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी एज कंपेयर टू इस टाइम में जो अपने पास हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। पुराने जमाने में जो टेक्नोलॉजी होती थी वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी होती थी, पुरानी टेक्नोलॉजी होती थी। तो होता क्या था कि रेफ्रिजरेटर जनरली यूज के लिए करते हैं, चीजों को ठंडा करने के लिए, चीजों को फ्रेश रखने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। तो अपनी आदत क्या रहती है कि चॉकलेट खाई, थोड़ी बचाई और फ्रिज में डाली, आइसक्रीम खाई, थोड़ी बचाई, फ्रिज में डाली, केक खाया, थोड़ा बचाया, फ्रिज में डाला। मम्मी की आदत क्या होती है, आटा गोंदा, आटा गोंदा, थोड़ा बचाया, फ्रिज में डाला, सब्जी बनाई, थोड़ी बचाई, फ्रिज में डाली, दाल बनाई, फ्रिज थोड़ी बचाई, फ्रिज में डाली। और आजकल तो मम्मी भी हाईटेक हो गई है। मम्मी क्या करती हैं कि कुछ भी सामान लेकर आती है सीधा फ्रिज में डाल देती है। दाल लेकर आई, ड्राई फ्रूट्स लेकर आई, फ्रिज में डाल देंगी ताकि कीड़े वीड़े नहीं लगे। अब होता क्या है कि इन सभी इंडिविजुअल फूड आइटम्स की मैं बात करूं तो इन इंडिविजुअल फूड आइटम्स की खुद की एक स्मेल होती है जिसे अपन कहते हैं खुशबू। पर पुराने जमाने वाले फ्रिज में क्या होता था कि जब ऐसे इतने सारे आइटम अपन फ्रिज में भर देते थे तो सबकी खुशबू मिक्स होके निकल कर आती थी। जैसे ही अपन फ्रिज का डोर खोलते थे तो वो स्मेल निकल कर आती थी, मिक्सचर ऑफ स्मेल निकल कर आता था, और वो खुशबू नहीं बदबू होती थी। तो इस स्मेल को रिमूव करने के लिए क्या करते थे, एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल करते थे। एक छोटा सा टुकड़ा एक्टिवेटेड चारकोल का अपन क्या रख देते थे, फ्रिज में रख देते थे। और एक्टिवेटेड चारकोल की टेंडेंसी होती है बहुत सारे टाइप की गैसेस को अपने सरफेस पर क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब अगर जितनी भी स्मेल वहां से निकलकर आ रही है वो सारी एक्टिवेटेड चारकोल पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूं फ्रिज से जो स्मेल निकल रही थी वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है पोटैटो स्टार्च। दिखाई दे रहा है कि फाइनली डिवाइडेड स्टेट में मौजूद है, सरफेस एरिया ज्यादा है, गुड एब्जॉर्बेंट की तरह एक्ट करेगा। गम अरेबिया, अरेबिया की गम नहीं है, याद करो बचपन में मम्मी गोंद के लड्डू बनाती थी, ये गोंद वही है। एग एल्बुमिन दिखाई दे रहा है, पाउडर्ड फॉर्म में मौजूद है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, गुड एब्जॉर्बेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट फिनोमेना अपन ने पढ़ रखा है दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की अगर अपन बात करें तो एब्जॉर्प्शन आपको पता है क्या होता है, एक बार डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड द फिनोमेना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पर एक्यूमुलेट नहीं होते, वो बल्क में पेनिट्रेट कर जाते हैं, और बल्क में पेनिट्रेट करने के साथ साथ वो क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। पिक्टोरियल फॉर्म से अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक सरफेस आपको दे रखा है, और आप देखिए इस सरफेस के अंदर मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट हुए, बल्क में गए, और साथ ही साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एक नई टर्म आती है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है उसे बोलते हैं सॉर्प्शन। डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस इन विच बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज सॉर्प्शन। पिक्टोरियल फॉर्म से समझने की कोशिश करें तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक सरफेस है। अब अगर मुझे यहाँ पे ये बताना है कि सॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पर एक्यूमुलेट भी होंगे और बल्क के अंदर पेनिट्रेट होने के साथ साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी होंगे। और आप देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट भी हुए हैं और पेनिट्रेट भी हुए हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कौन सा फिनोमेना हो रहा है, सॉर्प्शन हो रहा है। अब अगर सॉर्प्शन को अपन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करें तो सपोज करो ये व्हाइट कलर की चौक है, ऑल्दो ये ब्लैक है, मान लो ये क्या है, व्हाइट कलर की चौक है। अब इस व्हाइट कलर की चौक को मैंने किस में डिप कर दिया, ब्लू कलर की इंक की बॉटल में क्या कर दिया, डिप कर दिया। अब ब्लू कलर की इंक कैसे बनती है, वाटर होता है और उसमें अपन ब्लू कलर का पिगमेंट डाल देते हैं। ठीक है, ब्लू कलर के सॉलिड पार्टिकल्स डाल देते हैं और उसको घोल देते हैं तो ब्लू कलर की इंक बन जाती है। तो होता यह है कि जब मैंने व्हाइट कलर की चौक ली और इसको मैंने डिप करा ब्लू कलर की बॉटल में, तो ये वाला जो पार्ट है, जो हाफ चौक है जो मैंने डिप करी थी, ये कौन से कलर की हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। मतलब यहां पर कौन सा फिनोमिना हुआ, मैं यहां पर कह सकता हूं जो फिनोमिना हुआ है वो हुआ है एडसॉर्प्शन, क्योंकि ब्लू कलर के पार्टिकल्स इसके सरफेस पर क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। तो यहां पर क्या हुआ, एडसॉर्प्शन हुआ। अब मैंने क्या करा, इस पार्ट से इस चौक को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया।
ब्रेक करने पर जो क्रॉस सेक्शन देखूंगा मैं, वो क्रॉस सेक्शन होगा व्हाइट कलर का पर गीला हो चुका होगा। इसका मतलब यह है गीला हो गया मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर पेनिट्रेट कर गए, मतलब वाटर का क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, और ब्लू कलर का क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन हुआ है। तो यहां पर इस एग्जांपल में साइमल्टेनियसली अपन एडजॉर्प्शन भी देख रहे हैं और एब्जॉर्प्शन भी देख रहे हैं, मतलब यहां पर कह सकते हैं फिनोमिना कौन सा हुआ है, सॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जो एडजॉर्प्शन में होता है उसका रिवर्स। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स सरफेस पर एक्यूमुलेट होते हैं, तो डिसॉर्प्शन में क्या होगा, ये जो एक्यूमुलेटेड मॉलिक्यूल्स है जब अपन इनको रिमूव कर देंगे उसे बोलते हैं डिसॉर्प्शन। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब्ड इज नोन एज डिसॉर्प्शन। इसको अपन पिक्टोरियल फॉर्म से समझ सकते हैं। यहां पर आप देखिए मेटल सरफेस है और इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब्ड है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं यहां पर कौन सा फिनोमेना हुआ होगा, एडजॉर्प्शन हुआ है। पर जब ये गैसेस मॉलिक्यूल्स को मैं रिमूव कर दूंगा तो मैं कह सकता हूं यहां पर कौन सा फिनोमेना हुआ है, डिसॉर्प्शन हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑक्लूशन। बेसिकली अगर मैं ऑक्लूशन की बात करूं तो ऑक्लूशन एक सबसेट है एडजॉर्प्शन का ही। ऑक्लूशन क्या है, एडजॉर्प्शन का ही सबसेट है। तो एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि एक एडजॉर्बेट होता है, एक एडजॉर्बेंट होता है। अगर एडजॉर्बेंट मेटल हुआ और एडजॉर्बेट जो बैठ रहा है वो गैसेस पार्टिकल्स हुए, और यहां पर इन दोनों के बीच में अगर एडजॉर्प्शन हुआ तो इस फिनोमिना को एडजॉर्प्शन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ ही साथ एक और नया नाम दे दिया गया है, ऑक्लूशन। मतलब जब गैसेस मॉलिक्यूल्स मेटल सरफेस वॉइड्स पर एडजॉर्ब होते हैं तो उस फिनोमिना को एडजॉर्प्शन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ ही साथ एक और पर्टिकुलर नाम दे दिया, दैट इज ऑक्लूशन। तो ऑक्लूशन को डिफाइन कैसे करेंगे, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस वॉइड्स इज कॉल्ड ऑक्लूशन। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो दोनों फिनोमेना अपन ने देख लिए, पिक्टोरियल फॉर्म से समझ भी लिए, तो अब इनके डिफरेंसेस देखते हैं। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है, एडजॉर्प्शन में बोला जा रहा है इट इन्वॉल्व्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस और लिक्विड एट द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस। अपन को पता है एडजॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेशन होता है सरफेस पर। अब मॉलिक्यूल्स का सरफेस पर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो मतलब अपन कह सकते हैं यहां पर क्या हुआ होगा, सरफेस पर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बढ़ा होगा। तो वही लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस और लिक्विड एट द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस। अब अगर बात करें एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन में लिखा जा रहा है इट इन्वॉल्व्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीशीज थ्रू आउट द बल्क। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लोज डाउन नियर द इक्विलिब्रियम। और एब्जॉर्प्शन में बोला जा रहा है इट अकर्स एट अ यूनिफॉर्म रेट। इस चीज को अपन अच्छे से समझेंगे। यहां पर एब्जॉर्प्शन में बोला जा रहा है इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पुराने जमाने में जो मूवी थिएटर्स होते थे, मूवी थिएटर्स कैसे होते थे, टिकट विंडो से टिकट लेते थे और उस टिकट पर कहीं भी नहीं लिखा रहता था कि आपकी सीट कौन सी है, आपका रो कौन सा है, कुछ भी नहीं लिखा रहता था। पुराने जमाने में जो मूवी हॉल्स होते थे वो कैसे होते थे कि गेट लगा रहता था, जैसे ही गेट खुलता था लोग आते थे, जिन्होंने जिस सीट पर अपना रुमाल रख दिया, शू रख दिया, खाने की चीजें रख दी, वो सीट उसकी। जैसे आजकल अपन क्लास में भी करते हैं कि जिस सीट पे मैंने बैग रख दिया वो सीट मेरी, वैसे ही होता था पुराने जमाने में भी। आज के टाइम में क्या होता है कि सीट अलॉटेड रहती है, रो भी लिखा रहता है, सीट नंबर भी लिखा रहता है, पर पुराने जमाने में ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता था। तो सपोज करो 10 बजे मूवी शुरू होनी है, 15 मिनट पहले हॉल का गेट खुलता है, तो मैं कह सकता हूं अच्छी सीट लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी बाहर हॉल के। अब आप इस एग्जाम्पल को ऐसे सोचिए कि हॉल के अंदर जहां पर मूवी देखनी है, वहां पर जो साइड्स है, वहां पर जो सीट्स हैं, वो किसकी तरह एक्ट करेंगी, एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करेंगी। और जो बाहर लोग बैठे हैं उनके बैठने की टेंडेंसी है, मतलब वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, एड्सॉर्बेट की तरह एक्ट करेंगे। इस एग्जाम्पल को सरफेस केमिस्ट्री से रिलेट करने की कोशिश करना। अब 10 बजे मूवी शुरू होनी है, 15 मिनट पहले गेट खुलना है, जैसे ही गेट खोला जाएगा तो होगा क्या, धड़ाधड़ 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 करके पब्लिक एंटर होगी और फटाफट 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 करके सीट्स ऑक्यूपाई करने लगेगी। तो यहां पर मैं कह सकता हूं इनिशियली जो रेट हुई एड्सॉर्प्शन की वो रैपिड होगी।
और टाइम के साथ क्या होने लगेगा, जैसे जैसे सीट्स ऑक्यूपाई होती चली जाएंगी, टाइम के साथ एड्सॉर्प्शन की रेट डिक्रीज होती चली जाएगी। कैसे समझ सकते हैं? सपोज करो जो हॉल है उसमें सिर्फ 4-5 कुछ कुछ जगह सीट्स खाली बची है, 4-5 सीट्स ही खाली बची हैं, ठीक है। अब एक कैंडिडेट आया, उसको मूवी देखनी है, तो वो सर्च करेगा कि खाली सीट कहां पर है, और फिर धीरे 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 करके वहां तक पहुंचेगा। मतलब अपन कह सकते हैं टाइम के साथ एड्सॉर्प्शन की जो रेट है वो क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। तो यही लिखा हुआ है पॉइंट में, इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लोज डाउन। अब यहां पर और क्या लिखा हुआ है, स्लोज डाउन नियर द इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम वर्ड को अपन को समझना है। इक्विलिब्रियम वर्ड को कैसे समझेंगे अपन? सपोज करो हॉल जो है मूवी का, उसमें जितनी भी सीट्स हैं वो सारी ऑक्यूपाई हो गई, सारी की सारी सीट्स ऑक्यूपाई हो गई। अब एक कैंडिडेट आया, इसको मूवी देखनी है, क्या ये मूवी देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि सारी सीट्स तो ऑक्यूपाइड है। अब अगर इसको मूवी देखनी है तो किसी को मूवी छोड़कर जानी पड़ेगी, तभी जाके ये मूवी देख पाएगा। सरफेस केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एक पार्टिकल आया, अगर इस पार्टिकल को मूवी देखनी है, इस पार्टिकल को बैठना है, तो एक पार्टिकल को उठना पड़ेगा, तभी जाके ये बैठेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर किसी कैंडिडेट को मूवी देखनी है तो उसके लिए एक पार्टिकल को डिसॉर्प्शन होना पड़ेगा, और एक पार्टिकल तब जाके क्या हो पाएगा, एड्सॉर्ब हो पाएगा। तो अगर यहां पर सारी की सारी सीट्स ऑक्यूपाइड है, एक कैंडिडेट आया, इसको मूवी देखनी है, तो ये तभी मूवी देख पाएगा जब एक पार्टिकल डिसॉर्ब होगा, तभी जाके ये क्या हो पाएगा, एड्सॉर्ब हो पाएगा। अब अगर दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल को मूवी देखनी है, दो कैंडिडेट को मूवी देखनी है, तो कितनों का डिसॉर्प्शन करना पड़ेगा, दो पार्टिकल का डिसॉर्प्शन करना पड़ेगा, तभी जाके दो पार्टिकल एड्सॉर्ब हो पाएंगे। 5 कैंडिडेट आए, 5 कैंडिडेट को मूवी देखनी है, तो 5 कैंडिडेट को डिसॉर्ब होना पड़ेगा, तभी जाके 5 कैंडिडेट एड्सॉर्ब हो पाएंगे। तो मतलब अपन यहां पर कह सकते हैं इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। तो आप मुझे फटाफट बताओ इक्विलिब्रियम किसके बीच में एस्टैब्लिश हुआ? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के बीच में। अपन यहां पर कह सकते हैं रेट ऑफ एडसॉर्प्शन किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के बराबर हो जाएगी। दो पार्टिकल एडसॉर्ब तभी होंगे जब दो पार्टिकल डिसॉर्ब होंगे, चार पार्टिकल तभी एडसॉर्ब होंगे जब चार पार्टिकल डिसॉर्ब होंगे। तो यहां पर किसके बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, और ये रेट दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। और अब आप खुद सोचो कि ये जो रेट होगी ये बहुत धीरे होगी। क्लियर है यहां तक? तो ये समझ में आ गया होगा पॉइंट, इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लोज डाउन नियर द इक्विलिब्रियम। और अगर एब्जॉर्प्शन की बात करूं, इट अकर्स एट अ यूनिफॉर्म रेट। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं, बल्क में पेनिट्रेट होते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस सरफेस के अंदर पेनिट्रेट होने की जो स्पीड होती है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड रहती है, और अंदर जब ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यूनिफॉर्मली, तो पूरे प्रोसेस में जो स्पीड निकल कर आती है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड रहती है। अब यहां पर अगर अपन बात करें दोनों प्रोसेस में से फास्ट प्रोसेस कौन सा होगा, तो अगर मैं बात करूं एड्सॉर्प्शन की, तो ये रैपिडली होता है स्टार्टिंग में, और फिर इसकी स्पीड स्लो होती जाती है। पर अगर मैं ओवरऑल प्रोसेस की स्पीड देखूं, तो एड्सॉर्प्शन एक फास्ट प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन एक स्लो प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन फास्ट प्रोसेस है। और अगर एड्सॉर्प्शन की बात करें तो एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, और एब्जॉर्प्शन क्या है, इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और लास्ट डिफरेंस आपको पता चल चुका है, इट इज अ फास्ट प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन इज अ स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन की, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहां पर मैकेनिज्म पढ़ने के बाद अपन कुल मिलाकर यहां पर 4 पॉइंट्स डिड्यूस करेंगे। 4 पॉइंट्स डिड्यूस करने के लिए अपन को यहां पर मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए आपको मेटल सरफेस दे रखा है, और मेटल सरफेस में अपन कुल मिलाकर दो पार्टिकल की बात करेंगे। एक पार्टिकल मौजूद है बल्क में, और दूसरा पार्टिकल मौजूद है सरफेस पर। तो जो बल्क में मौजूद पार्टिकल है, मैं कह सकता हूं इस पार्टिकल की अगर मैं सराउंडिंग देखूं, तो ये चारों तरफ सेम टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। मतलब मैं कह सकता हूं इसका जो एनवायरनमेंट है वो यूनिफॉर्म है, और चारों तरफ जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं
वो क्या कर रहे होंगे, इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मैं कह सकता हूं यहां पर चारों तरफ से इसको अट्रैक्शन मिल रहा है, मतलब यहां पर जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सारी की सारी बैलेंस्ड है। अब अगर सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बैलेंस्ड है तो मैं कह सकता हूं ये बल्क में जो पार्टिकल मौजूद है ये स्टेबल होगा। अगर स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब बात करते हैं उस पार्टिकल की जो सरफेस पर मौजूद है। अब आप मुझे बताओ, सरफेस पे जो पार्टिकल मौजूद है इसका क्या एनवायरनमेंट चारों तरफ से सेम है? नहीं है। ये कुछ एरिया से तो सेम टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, पर कुछ एरिया से ये सराउंडेड ही नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो सरफेस पर पार्टिकल मौजूद है ये नेट अट्रैक्टिव डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब अगर ये नेट अट्रैक्टिव डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर जितने भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। मतलब ये सरफेस पर जो पार्टिकल मौजूद है ये अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस को अपन बोलते हैं रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये जो पार्टिकल मौजूद है ये अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है। अब अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है मतलब ये स्टेबल हुआ या अनस्टेबल, ये हुआ अनस्टेबल। अब अगर अनस्टेबल हुआ तो मैं कह सकता हूं इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अनस्टेबल है, एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बात शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अपन जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने पढ़ रखा है कि यूनिवर्स में जितने भी सिस्टम है अपन स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं अपने आप, ठीक है। तो ये जो सरफेस पर मौजूद पार्टिकल है ये अनस्टेबल है और स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, जितनी भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं उनको क्या करने की कोशिश करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और बैलेंस कैसे करेगा, अब ये जो सरफेस पर पार्टिकल मौजूद है ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब जब ये एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो होगा क्या, सरफेस पर मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होते चले जाएंगे, सरफेस पर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। और एक बार सरफेस पर एक्यूमुलेशन होने लग गया मॉलिक्यूल्स का तो आप खुद ही देखिए यहां पर जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस थी वो बैलेंस होती चली जाएंगी। जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस थी वो बैलेंस होती चली जा रही हैं। तो अब आप देखिए कि इस मेटल सरफेस ने क्या करा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एटमॉस्फेयर में जो मौजूद मॉलिक्यूल्स थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। अट्रैक्ट करने के कारण क्या हुआ, सरफेस पर मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेशन हुआ। और इन मॉलिक्यूल्स के एक्यूमुलेशन के कारण जितनी भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस थी वो बैलेंस होती चली गई। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो सरफेस पर पार्टिकल मौजूद है वो स्टेबल हुआ या नहीं हुआ, वो स्टेबल हो गया। अब एक और चीज यहां से समझ में आ रही है कि इस पूरे प्रोसेस में कौन सा फिनोमेना नजर आ रहा है। मैं कह सकता हूं यहां पर कौन सा फिनोमेना नजर आ रहा है, एड्सॉर्प्शन नजर आ रहा है। और यहां पर जो एक्यूमुलेशन हुआ है मॉलिक्यूल्स का सरफेस पर ये किसके कारण हुआ, ड्यू टू मॉलिक्यूलर सरफेस फोर्सेस। याद करो ये 3 वर्ड मैंने बोले थे, मैं आगे समझाऊंगा। ये पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन सरफेस पर हुआ है, ये किसके कारण हुआ, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनके फोर्स के कारण हुआ। इसे अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर सरफेस फोर्सेस। और याद करो डेफिनेशन मैंने आपको एड्सॉर्प्शन की बताई थी, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid due to molecular surface forces is known as adsorption। तो ये जो molecular surface forces हैं इनके कारण क्या हो रहा है, adsorption हो रहा है। तो फटाफट पॉइंट रीड कर लेंगे अपन। particles inside the adsorbent are completely surrounded by other particles on all sides, hence the intermolecular forces are mutually balanced। ये तो बात किसकी हो रही है, जो पार्टिकल बल्क में मौजूद है। अब बात हो रही है वो जो पार्टिकल सरफेस पर मौजूद है। Particles at the surface of adsorbent are not surrounded by atoms or molecules on all sides, hence they possess unbalanced or residual attractive forces। और इन residual attractive forces के कारण क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है वो क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं। These forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particles on its surface। अब यहां पर अपन को कुछ पॉइंट्स डिड्यूस करने हैं। मुझे एक फटाफट बात बताते जाना, सोचते जाना आप लोग। जो पार्टिकल बल्क में मौजूद है वो स्टेबल या अनस्टेबल, वो स्टेबल। अब अगर वो स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब जो पार्टिकल सरफेस पर मौजूद है मैं कह सकता हूं वो अनस्टेबल होगा।
अगर अनस्टेबल है मतलब एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अब ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है, तो होगा क्या कि ये जो पार्टिकल है सरफेस पर मौजूद, एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा कि एक्यूमुलेशन होगा मॉलिक्यूल्स का, सरफेस पर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा। और इस एक्यूमुलेशन के कारण ये जितनी भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस है बैलेंस होती चली जाएंगी। अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस बैलेंस होती चली जाएंगी मतलब मैं कह सकता हूं पार्टिकल की स्टेबिलिटी अब बढ़ेगी, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या हो गए, बैलेंस हो गए। पार्टिकल की अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो मैं कह सकता हूं पार्टिकल एनर्जी रिलीज करने लगेगा। अगर पार्टिकल एनर्जी रिलीज करने लगेगा मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। यहां पर प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। तो आप फटाफट बता दो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। डेल्टा एच हो जाएगा नेगेटिव। तो एक पॉइंट यहां पर समझ में आ गया कि एड्सॉर्प्शन जब भी होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट यहां पर कंक्लूड कर लिया अपन ने। सेकंड पॉइंट कंक्लूड करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैसेस पार्टिकल्स। अपन को यहां पर यह पता लगाना है कि जो चेंज इन एंट्रोपी होगी गैस की वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इसको समझना, जवाब आपको ही देना है। अब ये क्या है, मेटल सरफेस। अब अगर मैं यहां पर बात करूं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में गैसेस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करेंगे, इनका जो मोशन होगा वो रैंडमली होगा, बहुत डिसऑर्डर्ड वे में होंगे। पर जैसे ही ये गैसेस मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो आप मुझे बताओ इनका रैंडमनेस, इनका डिसऑर्डरनेस बढ़ा या घटा। इनका डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इनका रैंडमनेस डिक्रीज हो गया मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा एस गैस क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना, एग्जामिनर जब भी बोल दे डेल्टा एस गैस, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, ये भी होगा नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम अपन ये मान के चल रहे हैं जहां पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है और इस सिस्टम में गैसेस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो डेल्टा एस सिस्टम बोल दे तब भी क्या आंसर देना है, नेगेटिव देना है। और अगर ऐसा पूछ ले ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन डेल्टा एस, तब भी अपन को डेल्टा एस सिस्टम कंसिडर करते हुए ही आंसर देना है। तो डेल्टा एस गैस पूछ ले, डेल्टा एस सिस्टम बोल दे, या ऐसे बोल दे डेल्टा एस ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव। क्लियर है, ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मुझे एक बात बताइए, यहां पर जो एक्यूमुलेशन हुआ है, यहां पर जो एड्सॉर्प्शन हुआ है, ये स्पॉन्टेनियस हुआ है या नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ है। मैंने बाहर से कोई तो जनरेटर लगा नहीं रखा, कोई भी बाहर से पावर एनर्जी सोर्स नहीं लगा रखा है, मतलब ये जो फिनोमिना है ये स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, और स्पॉन्टेनियस फिनोमिना के लिए डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन जीरो। तो यहां पर थर्ड पॉइंट पता पड़ गया, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो अब फटाफट यहां पर देखिए, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस मतलब डेल्टा एस गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एड्सॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और डेल्टा एस टोटल क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव कैसे रहा, याद करो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, मतलब डेल्टा एस टोटल तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो एग्जामिनर इसके बारे में आपसे नहीं पूछेगा, वो हमेशा किसके बारे में पूछेगा, डेल्टा एस गैस या डेल्टा एस सिस्टम के बारे में पूछेगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट आता है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे अपन। मुझे एक बात बताइए, डेल्टा जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, डेल्टा जी किसके बराबर होता है। डेल्टा जी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब अगर अपन यहां पर बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन के लिए, तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम की बात कर रहे हैं यहां पर, तो डेल्टा एस हो गया नेगेटिव। टी क्या होगा, पॉजिटिव। तो टी डेल्टा एस को मैं बोल सकता हूं ये ओवरऑल क्या है, नेगेटिव। तो आप मुझे बताइए ये जो माइनस टी डेल्टा एस है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी तो हमेशा ही हमेशा कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेगेटिव रहेगा। तो यहां से भी समझ में आ रहा है डेल्टा एच को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी जाके डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और डेल्टा एच को नेगेटिव ही नहीं, मोर नेगेटिव रहना पड़ेगा, तभी जाके डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गई। अब ये मोर नेगेटिव कैसे हुआ इसको समझना। मुझे एक बात बताओ,
जो सरफेस पर मौजूद मॉलिक्यूल है ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा, और स्टेबिलिटी की तरफ कैसे जाना चाहेगा, एटमॉस्फेयर में जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब याद करो, आपको बताया गया था कि जो एड्सॉर्प्शन होता है वो बिगिनिंग में रैपिडली होता है, बताया था बिगिनिंग में एड्सॉर्प्शन क्या होता है, रैपिडली होता है। तो अब समझना, सरफेस पर मौजूद मॉलिक्यूल है, इसको स्टेबल होना है। अब होगा क्या, ये एड्सॉर्प्शन करेगा, पार्टिकल्स को अपने सरफेस पर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा। तो बिगिनिंग में जो एड्सॉर्प्शन होगा, वो रैपिडली होगा। अगर एड्सॉर्प्शन रैपिडली होगा तो मैं कह सकता हूं सरफेस पर मॉलिक्यूल्स रैपिडली एक्यूमुलेट होने लगेंगे। अगर सरफेस पर मॉलिक्यूल्स रैपिडली एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो मैं कह सकता हूं जितनी भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस थी ये रैपिडली बैलेंस होने लगेंगी। और अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस रैपिडली बैलेंस होने लगेंगी तो यहां पर सरफेस पे मौजूद जो पार्टिकल है ये फटाफट 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 स्टेबल होने लगेगा। और अगर ये फटाफट फटाफट स्टेबल होने लगेगा मतलब ये फटाफट 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 करके एनर्जी रिलीज करने लगेगा। तो बिगिनिंग में जो डेल्टा एच होता है वो मोर नेगेटिव होता है। बात समझ में आई? ठीक है, और याद करो ये भी बताया गया था टाइम के साथ साथ एड्सॉर्प्शन की जो रेट है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो बिगिनिंग में तो डेल्टा एच मोर नेगेटिव है जिसके कारण दिखाई दे रहा है डेल्टा जी भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा इक्वेशन की मदद से। अब सपोज करो टाइम के साथ एड्सॉर्प्शन की रेट स्लो डाउन हो रही है। अब अगर एड्सॉर्प्शन की रेट स्लो डाउन हो रही है तो मैं कह सकता हूं यहां पर एक्यूमुलेशन भी धीरे धीरे होगा। अगर एक्यूमुलेशन भी धीरे धीरे होगा तो यहां पर जितनी भी नीचे अनबैलेंस्ड फोर्सेस थी वो भी धीरे धीरे करके बैलेंस होने लगेंगी। अगर ये धीरे धीरे करके बैलेंस होने लगेंगी तो मैं कह सकता हूं ये पार्टिकल जो है सरफेस पर ये धीरे धीरे करके स्टेबल होने लगेगा। अगर धीरे धीरे करके स्टेबल होने लगेगा मतलब धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगा, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगा मतलब डेल्टा एच नेगेटिव तो होगा ही पर अब लेस नेगेटिव होगा। और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब डेल्टा एच का नेगेटिव और माइनस पी डेल्टा एस का पॉजिटिव बराबर हो जाएगा और अल्टीमेटली डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और जब डेल्टा जी जीरो के बराबर हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन का आप ही जवाब दीजिए कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम किसके बीच में अटेन हो रहा है। यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के बीच में। और इक्विलिब्रियम पे अपन कह सकते हैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के बराबर हो जाएगा। तो यहां तक अपन ने मैकेनिज्म पढ़ लिया है, क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, अब अगर अपन आगे बात करें तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और यहां पर जो एग्जांपल्स अपन देखेंगे अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वाटर की बात हो रही है। याद करो सिलिका जेल अपन यूज करते थे ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए। तो सिलिका जेल पर वाटर क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। पर अगर मैं बात करूं एनहाइड्रस CaCl2 की, CaCl2 मतलब सॉल्ट, ऐसे समझ सकते हैं अपन। और रेनी सीजन में आपने देखा होगा सॉल्ट जो होता है वो चिपचिपा हो जाता है। वो चिपचिपा इसलिए हो जाता है ह्यूमिडिटी के कारण। चिपचिपा होने का रीजन क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गए हैं, सॉल्ट के अंदर एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो एनहाइड्रस CaCl2 में वाटर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और सिलिका जेल में वाटर क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें NH3 की, तो आपने हेनरी लॉ पढ़ा होगा और सर ने आपको बताया होगा कि वाटर के अंदर बहुत सारी डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं। तो वाटर के अंदर NH3 क्या होती है, डिजॉल्व रहती है। मतलब NH3 क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। और चारकोल की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत सारी गैसेस को ये क्या करता है अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करा देता है। तो चारकोल पे तो NH3 एब्जॉर्ब होगी और वाटर पे NH3 एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है इंक और चौक का, ये मैंने आपको बता दिया था कि जब अपन चौक को डिप करेंगे इंक में तो एब्जॉर्प्शन किसका होगा, इंक का होगा। पर एब्जॉर्ब कौन होगा, वाटर होगा, क्योंकि अंदर जाने पर जो चौक है वो गीली गीली नजर आएगी पर कलर अभी भी व्हाइट ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन चारकोल इज मिक्स्ड विद मिथाइलिन ब्लू देन इट्स ब्लू कलर इज एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल एंड द डाई बिकम्स कलरलेस। अब मिथाइलिन ब्लू एक डाई है, ब्लू कलर की होती है। जब इस ब्लू कलर के सोल्यूशन में अपन चारकोल ऐड करेंगे तो होगा क्या, चारकोल क्या करेगा, उस ब्लू कलर को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा जिसके कारण जो डाई होगी वो कलरलेस हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, येलो कलर का शुगर सोल्यूशन है और इसमें मैंने क्या डाल दिया, चारकोल डाल दिया, तो सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा?
व्हाइट हो जाएगा। और वही नेक्स्ट एग्जांपल है, when charcoal is mixed in yellow sugar solution then yellow color is absorbed by charcoal and white colored sugar solution is obtained। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं और यहां पर जो क्लासिफिकेशन करा गया है एडजॉर्प्शन का, ये करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बेसिस पर अपन ने एडजॉर्प्शन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा है, एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा है केमिकल एडजॉर्प्शन। Depending on the nature of forces between molecules of adsorbate and adsorbent, adsorption is of two types. First is physical adsorption, second is chemical adsorption। अब यहाँ पर नाम से कुछ इंफॉर्मेशन अपन डिड्यूस कर सकते हैं कि adsorbate और adsorbent के बीच में जो नेचर ऑफ फोर्सेस है उसके बेसिस पर अपन ने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा, केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब यहाँ पर नेचर ऑफ फोर्सेस केमिकली है, मतलब यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर मैं बात करूं फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब होता है वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस कौन सी हो जाएंगी? वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हो जाएंगी। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कौन सी फोर्सेस होंगी? फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होंगी, केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में कौन सी होंगी? कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए, आयनिक बॉन्ड्स हो गए, केमिकल बॉन्ड्स हो गए, वो होंगे। अब यहाँ पर एक पिक्टोरियल फॉर्म दे रखा है, इस पिक्चर की मदद से अपन डिफरेंस सारे समझ लेंगे। देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर चार ऑप्शन देगा और आपको सिर्फ टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो आप अगर एक बार समझ जाएंगे तो आसानी से करेक्ट ऑप्शन पता कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो एडजॉर्बेट है, ये एडजॉर्बेट पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट से क्या बना रहे हैं? केमिकल बॉन्ड्स बना रहे हैं। देखिए आप केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक और चीज समझ में आती है कि जिस जिस पोजीशन पर ये केमिकल बॉन्ड्स बना रहे हैं वहां पर और केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकते। इसका मतलब ये है कि केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में सिर्फ यूनिमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होगा, मल्टीमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा। पर अगर मैं बात करूं वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की, तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं, किसी के भी बीच में लग सकते हैं, आपके और मेरे बीच में भी लग रहे हैं वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। तो मैं कह सकता हूं यहां पर मल्टीपल लेयर्स का फॉर्मेशन पॉसिबल है, और केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में यूनिमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन पॉसिबल है। अब मुझे एक बात बताओ, केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या किसी भी स्पीशीज के बीच में केमिकल बॉन्ड्स बन सकते हैं? क्या कोई भी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट ले लो, क्या केमिकल बॉन्ड बन जाएंगे? नहीं बन सकते। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी जाके केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक नेचर को शो कर रहा है। और वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की बात करूं, ये तो किसी के भी बीच में लग जाएंगे, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं। अगर मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नेचर की बात करूं, रिवर्सिबल नेचर का मतलब होता है कि सपोज करो मैंने मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया, जो एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स थे उनको रिमूव कर दिया और वापस से उन मॉलिक्यूल्स को लेकर आ जाता हूं, तो अगर ये मॉलिक्यूल्स वापस से एडजॉर्प्शन कर लेते हैं, इसका मतलब यह है कि रिवर्सिबल नेचर शो कर रहे हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो इरिवर्सिबल नेचर शो कर रहे हैं। रिवर्सिबल को कैसे समझेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में एज सच कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा है, ये बस ऐसे ही अट्रैक्टेड है। तो अगर मैं इनको रिमूव करता हूं और वापस से लेकर आ जाता हूं, तो ये आसानी से वापस से क्या बना देंगे? अट्रैक्शन बना देंगे, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बना देंगे। मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल नेचर को शो कर रहा है। केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एडजॉर्प्शन में अगर मैं मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने की कोशिश करूं, तो पहली बात तो ये आसानी से रिमूव होंगे नहीं, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है। और अगर मैं जबरदस्ती रिमूव करूं, टेम्परेचर बढ़ाकर इनके बॉन्ड को ब्रेक करूं और वापस से इन मॉलिक्यूल्स को उन सरफेस पर लाकर रख दूं, तो वापस से अपने आप केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अगर ये अपने आप वापस से एडजॉर्प्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब इरिवर्सिबल नेचर को शो कर रहा है। क्योंकि अपन जानते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय मॉलिक्यूल्स।
तो वो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं होगी तो वो बॉन्ड बना नहीं सकते। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं मॉलिक्यूल्स को रिमूव करता हूं केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में और वापस से उनके सरफेसेस पर लाकर रखता हूं तो वापस से एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, इरिवर्सिबल नेचर को शो कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पर डिफरेंसेस देख लेते हैं फटाफट। डायग्राम से बहुत सारी चीजें अपन ने डिड्यूस कर ली। फर्स्ट डिफरेंस है, इट इज कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकंड डिफरेंस है, इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज हाईली स्पेसिफिक। थर्ड डिफरेंस है, इट इज रिवर्सिबल, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में थर्ड डिफरेंस है, इट इज इरिवर्सिबल। फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो अपन जानते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक फोर्सेस है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। स्ट्रॉन्ग फोर्स है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो स्टेबिलिटी आई होगी सरफेस पर पार्टिकल्स की वो ज्यादा होगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं। इनिशियली यहां पर जो पार्टिकल मौजूद था, सरफेस पर जो पार्टिकल मौजूद था, ये एक्सपीरियंस कर रहा था अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्स, और इसको स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा था, एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अब अगर ये अट्रैक्टेड मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से बाइंड रहेंगे तो मैं कह सकता हूं यहां पर जितनी भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगी वो अच्छे से बैलेंस हुई होंगी। अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट का बॉन्ड अच्छा होगा तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो होंगी वो अच्छे से बैलेंस हुई होंगी, मतलब पार्टिकल जो होगा सरफेस पर उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आई होगी। अगर स्टेबिलिटी अच्छी आई होगी मतलब उसने एनर्जी ज्यादा रिलीज करी होगी, तो उसकी एनर्जी क्या रह गई होगी, कम रह गई होगी, क्योंकि अच्छे स्टेबल सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कम। अगर एनर्जी है कम मतलब रिलीज करी होगी ज्यादा, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लग रहे हैं एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। और आप देखिए कितनी रिलीज हो रही है, -80 टू -240 किलो जूल पर मोल। और वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के केस में या फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट है, यहाँ पर नेचर ऑफ फोर्सेस वीक है। अगर नेचर ऑफ फोर्सेस वीक है तो अनबैलेंस्ड जितनी भी फोर्सेस थी वो अच्छे से बैलेंस नहीं हुई होंगी, अच्छे से बैलेंस नहीं हुई होंगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं आई होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आई होगी तो एनर्जी रिलीज कम करी होगी। तो देखिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एनर्जी क्या हुई है, कम रिलीज हुई है, -20 टू -40 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, और जब भी केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं तो होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व रहती है। तो अपन कह सकते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व, केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या हो जाएगा, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व। नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा कि भाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अपन ने देख लिया कि मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होता है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एक डिफरेंस है, it depends on the nature of gas, more easily liquefiable gases are adsorbed readily। इसका मतलब क्या है, जो गैसेस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं वो आसानी से एड्सॉर्ब होंगे। और अगर मैं बात करूं केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में अपन ने देखा था कि अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनने की टेंडेंसी है तभी जाके केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा। अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में रिएक्ट करने की टेंडेंसी है तभी जाके एड्सॉर्प्शन पॉसिबल होगा। तो यहां पर भी नेचर ऑफ गैस पे तो डिपेंड करता है, पर कैसे करेगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, gases which can react with the adsorbent show chemisorption। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो यहां पर अपन जानते हैं कोई भी ज्यादा अच्छे अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, वीक फोर्सेस हैं। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा सारे मॉलिक्यूल्स सरफेस से रिमूव हो जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पर अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले तो क्या होगा, एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो अपन टेम्परेचर दे रहे हैं सिस्टम को वो एनर्जी यूज कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी की तरह। तो जो टेम्परेचर अपन इनिशियली बढ़ा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है, और मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है जिसके कारण वो क्या बना रहे हैं, यहां पर सरफेस पर बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड बनने के कारण क्या हो गया, केमिकल एड्सॉर्प्शन हो गया।
अब केमिकल एड्सॉर्प्शन होने के बाद अगर मैं फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो मैं कह सकता हूं ये बॉन्ड क्या होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में इनिशियली पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज होता है। इट फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। अब यहां पर एक पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, सर जो गैसेस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं वो आसानी से एड्सॉर्ब कैसे होंगी? ये जो 7th पॉइंट है स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं स्पेशली, ये 7th पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रख लेते हैं अपन, ठीक है? अभी मैं आपको समझा दूंगा थोड़ी देर में नेक्स्ट स्लाइड में ही कि जो ज्यादा आसानी से गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होती है वो ज्यादा एड्सॉर्प्शन करती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं x बाई m से। x क्या होता है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट या अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। m क्या होता है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट या अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। और अगर मैं x बाई m को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। वापस से सुनना, x बाई m को क्या बोलूंगा मैं, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट इज x बाई m। और x बाई m क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में बताता है। और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अगर एड्सॉर्बेंट सॉलिड है, याद करो मैंने आपको गुड एड्सॉर्बेंट्स के एग्जांपल बताए थे। गुड एड्सॉर्बेंट कौन होंगे, जो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में मौजूद होंगे। फाइनली डिवाइडेड स्टेट में मौजूद होने के कारण क्या होगा, इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो गुड एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करेंगे। और यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट और फ्री वैलेंसी ऑफ द सॉलिड। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट की बात करूं तो गैसेस के केस में जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उन गैसेस का एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होता है, ठीक है? इस पॉइंट को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, पर एक यहां पर पहले टेबल दे रखी है। टेबल क्या दे रखी है, टेबल दे रखी है वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट एनटीपी एड्सॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल। 1 ग्राम चारकोल एनटीपी पर कितना वॉल्यूम एड्सॉर्ब करता है उसके बारे में मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब चारकोल कौन कौन सी गैसेस को एड्सॉर्ब कर रहा है, देखिए आप, SO2 को कर रहा है, NH3 को कर रहा है, HCl को कर रहा है, CO2, CH4, N2, H2, इन सभी गैसेस को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर रहा है। तो वेराइटी ऑफ गैसेस को क्या कर रहा है, एड्सॉर्ब कर रहा है। और अगर मैं सिर्फ 1 ग्राम चारकोल की बात करूं तो आप देखिए SO2 को कितना एड्सॉर्ब करा है इसने, 380 ml एड्सॉर्ब करा है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, 1 ग्राम चारकोल 380 ml एड्सॉर्ब कर रहा है एनटीपी पर। और आप देखिए SO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है ज्यादा। तो ऊपर वाली लाइन तो समझ में आ गई होगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा ज्यादा उसका एड्सॉर्प्शन भी होगा ज्यादा। SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम है यहाँ पर इस टेबल में, तो इसका एड्सॉर्प्शन भी क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। अल्टीमेटली अपन को क्या समझना है वो ये देखिए, या 3 लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, critical temperature increases implies ease of liquefaction increases implies extent of adsorption increases। अभी अपन ने पढ़ा था पिछली वाली स्लाइड में डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है? डिफरेंसेस देखे थे और वहां पर 7th पॉइंट मैंने बोला था कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। 7th पॉइंट क्या कह रहा था, जिस गैस का लिक्विफिकेशन आसानी से होगा उसका एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। अब आप देखिए ये पॉइंट आ ही चुका है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर की। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मैं ऐसे कह सकता हूं क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर अलोन। द टेम्परेचर बिलो विच gases can be converted into liquid by application of pressure alone is known as critical temperature। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो 3 गैस ली अपन ने, A, B एंड C। 3 गैसेस ली अपन ने, ठीक है, A, B, C। मान लेते हैं A गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, बी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस और सी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ये इनके क्रिटिकल टेम्परेचर है। और मान लो अब मैंने क्या करा, तीनों गैस को 40 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया,
तीनों गैस को 40 डिग्री सेल्सियस पे रख दूंगा, तो आप मुझे बताओ ए क्या लिक्विड में कन्वर्ट होगी? बिल्कुल होगी। बी भी कन्वर्ट होगी और सी भी कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ए का क्रिटिकल टेम्परेचर है 50, पर उसको रख किस पे रखा है? 40 पे रख रखा है। क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रख रखा है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अगर मैं बात करूं, मान लो मैंने टेम्परेचर ले लिया 60 डिग्री सेल्सियस, तो मैं कह सकता हूं ए तो कन्वर्ट नहीं होगी लिक्विड में, बी हो जाएगी, सी भी हो जाएगी। अब मान लो मैंने टेम्परेचर ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो ना तो ए लिक्विड में कन्वर्ट होगी ना बी लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लिक्विड में कन्वर्ट कौन सी हो जाएगी? सी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका लिक्विफिकेशन भी आसानी से होगा। सी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप देखिए उसका लिक्विफिकेशन भी ज्यादा हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पे ए और बी लिक्विड नहीं हो पा रही है, पर सी हो पा रही है। तो दो लाइन तो समझ में आ गई कि क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेस इंप्लाइज ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेस। और अब अपन को अल्टीमेटली ये समझना है जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा कैसे होगा। अब इस चीज को समझो। ये मेटल सरफेस है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब ये गैसेस मॉलिक्यूल्स तभी यहां पर सरफेस पर एब्जॉर्ब हो सकते हैं जब ये अपने पास पास आने की टेंडेंसी रखते हो। ध्यान से सुनना वापस। गैसेस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। ये गैसेस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कब होंगे? जब इनके पास टेंडेंसी होगी पास पास आने की, तभी ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से भी तो बोल सकता हूं, गैसेस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं पर लिक्विड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो अगर ये गैस इस सरफेस पर एब्जॉर्ब होना चाहती है तो मैं कह सकता हूं इस गैस को पास पास आना पड़ेगा, तभी एब्जॉर्ब होगी। अगर गैस पास पास आ रही है मतलब मैं कह सकता हूं ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। मतलब अपन कह सकते हैं कोई भी गैस को अगर एब्जॉर्प्शन करना है तो उसके लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होनी चाहिए। अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो इसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहां पर अपन एक चीज और समझ गए कि जिस गैस के लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उस गैस का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। याद करो, सिलिका जेल का एग्जांपल दिया था। ड्राई सिलिका जेल रखी थी अपन ने कमरे के चारों तरफ, थोड़ी देर बाद वो गीली गीली हो जाती है। गीली कैसे हुई? उसने क्या करा, जो वाटर वेपर्स मौजूद थे एटमॉस्फेयर में गैसेस फॉर्म में, उनको अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करा। और एब्जॉर्ब करने पर क्या हो गया, वो वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि जो गैसेस पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं, फाइनली कंक्लूड करके बोल सकते हैं पॉइंट, कि क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेस, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेस, और जितनी ज्यादा गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी उतना ज्यादा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहां पर अपन को क्या करना है, ये सीक्वेंस याद रखनी है। इस टेबल की अगर अपन बात करें तो यहां पर जो टेबल दे रखी है, इस टेबल में अपन को याद क्या रखना है? सीक्वेंस याद रखनी है। आपको डेटा याद नहीं रखना है, सीक्वेंस क्या याद रखनी है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा। चारकोल पर SO2 होगी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब, सबसे कम एब्जॉर्ब कौन होगी? H2 होगी। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको देख लेते हैं। सोए मतलब SO2, NH3 का मतलब हो जाएगा नहीं, HCl का मतलब हो जाएगा हजारों कल, CO2 का मतलब हो जाएगा क्योंकि, CH4 का मतलब हो जाएगा चमत्कार, N2 यानी न, H2 यानी हुआ। सोए नहीं हजारों कल क्योंकि चमत्कार न हुआ। ठीक है, तो SO2 सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, उससे कम होगी NH3, उससे कम होगी HCl, उससे कम होगी CO2, देन CH4, देन N2 एंड देन H2। ये सीक्वेंस याद रखनी है बस अपन को।
नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब अगर अपन टेम्परेचर की यहां पर बात करें तो अपन को पता है कि जो एड्सॉर्प्शन है ये एक फिनोमिना है और यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन होता है। इक्विलिब्रियम किसके बीच में अटेन होता है? एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के बीच में। डिसॉर्प्शन का मतलब अपन अल्टीमेटली कह सकते हैं कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। तो आप यहां पर देखिए एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट जो लिखा है ये अल्टीमेटली क्या है? डिसॉर्प्शन है। इक्विलिब्रियम किसके बीच में आया? डिसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में आया। अपन जानते हैं एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब इक्विलिब्रियम आ रहा है और टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन ने ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा था और ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपन ने देखा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो प्रोसेस होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अब अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब प्रिवेलिंग कौन सा हुआ? डिसॉर्प्शन हुआ। डिसऑर्प्शन बढ़ेगा मतलब एड्सॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा। और यही लिखा है फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। और ये चीज अपने फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी देखी थी। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में बात करें तो अपन बोल सकते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन शोज रेगुलर डिक्रीज विद टेम्परेचर। और कर्व भी समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर के साथ साथ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कौन बता रहा है? एक्स बाई एम। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर्व ड्रॉ करा है तो अपन बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे क्या है? कांस्टेंट। अब भले प्रेशर कांस्टेंट यहां पर कर्व में लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, अपन को मान के चलना है कांस्टेंट रहेगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में मैंने आपको समझाया था टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा फिर डिक्रीज होगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विद टेम्परेचर बिकॉज इट इज स्पेसिफिक, रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो कर्व कुछ इस तरीके से होगा और ये चीज समझ में भी आ रही होगी आपको। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ? अब देखिए एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाएगा जब एड्सॉर्प्शन क्या हो चुका होगा? मैक्सिमम हो चुका होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है। अब एक पर्टिकुलर ऐसा टेम्परेचर आया जब एड्सॉर्प्शन क्या हो गया? मैक्सिमम, मतलब एड्सॉर्प्शन हो चुका है। अब अगर मैं फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होंगे? बॉन्ड टूटने लग जाएंगे और क्या शुरू हो जाएगा? डिसॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। मतलब एड्सॉर्प्शन क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिसॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। अब अगर एग्जामिनर पूछे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा, इन जनरल पूछ ले, तो अपन को बाय डिफॉल्ट आंसर क्या देना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसका मतलब यह है क्वेश्चन के सेंस से कि एड्सॉर्प्शन हो चुका है। अब भले ही फिजिकल हो या केमिकल हो, एड्सॉर्प्शन तो क्या हो चुका है? हो चुका है। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो हमेशा क्या होगा? एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को अपन समझते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व की मदद से। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर ये मतलब दे रखे हैं, वर्ड्स दे रखे हैं और अपन साथ ही साथ एनसीईआरटी की थ्योरी भी कवर करते चले जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व की, तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व ड्रॉ करा जाता है एक्स बाई एम वर्सेस प्रेशर के बीच में। और ये जो वेरिएशन यहां पर मुझे नजर आता है इस कर्व को अपन बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व। तो ये जो वेरिएशन है गैसेस मॉलिक्यूल्स का विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस वेरिएशन वाले कर्व को अपन क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व। तो ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है यहां पर, ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व है क्योंकि ये प्लॉट किसके बीच में करा गया है? एक्स बाई एम और प्रेशर के बीच में करा गया है। अब प्रेशर को वेरी करा रहे हैं मतलब बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे? कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर यहां पर क्या रहा होगा? कांस्टेंट। ठीक है। अब इसको समझते हैं कर्व कैसे ड्रॉ हुआ। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो, ध्यान से समझना इसको। सपोज करो ये क्या है? मेटल सरफेस है और यहां पर मैं क्या करा रहा हूं? गैसेस मॉलिक्यूल्स पास करा रहा हूं। ये मेटल सरफेस है, गैसेस मॉलिक्यूल्स में क्या करा रहा हूं? यहां पर पास करा रहा हूं। अब होगा क्या कि गैसेस मॉलिक्यूल्स यहां पर पास होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे और कोलाइड होकर चले जाएंगे आगे, कुछ मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे तो एड्सॉर्ब भी हो जाएंगे। ठीक है यहां तक। अब मैंने क्या रख दिया? ऊपर पिस्टन रख दिया। ऊपर मैंने क्या रख दिया? पिस्टन रख दिया। गैसेस मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं। तो अब मैंने क्या करा? इस पिस्टन को धीरे धीरे नीचे लाते जा रहा हूं।
इस पिस्टन को धीरे धीरे क्या करते जा रहा हूं, नीचे लाते जा रहा हूं। अब जैसे जैसे ये पिस्टन नीचे आता जा रहा है तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स का फ्लो है वो स्क्वीज हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। फ्लो स्क्वीज होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाएंगे तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक्यूमुलेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। और आप देखिए कर्व में प्रेशर बढ़ रहा है, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। पर एक ऐसा प्रेशर नजर आ रहा है जिसके बाद एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन में कुछ फर्क नहीं आ रहा। अब समझ रहे हैं इसको, पिस्टन था, पिस्टन को नीचे लाता जा रहा हूं, गैसेस मॉलिक्यूल्स का पाथ क्या होता जा रहा है, स्क्वीज होता जा रहा है, एड्सॉर्प्शन का लेवल बढ़ता जा रहा है। पर एक ऐसा प्रेशर आ जाएगा जब मैं प्रेशर फर्दर और इंक्रीज करने पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, यहां पर एड्सॉर्प्शन क्यों रुक जाएगा, क्योंकि यहां पर सारी साइड्स ऑक्यूपाई हो चुकी होंगी। अगर यहां पर सारी की सारी साइड्स ऑक्यूपाई हो चुकी होंगी, फिर भले ही मैं कितना भी प्रेशर बढ़ाऊं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इस पर्टिकुलर प्रेशर को अपन बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। The extent of adsorption of a gas on a solid is generally expressed as x by m, where x is mass of adsorbate, m is mass of adsorbent. Theoretically अपन कह सकते हैं extent of adsorption जो है वो एक लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर रीजन के लिए किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ये जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व है, ये जो कर्व अपन ने यहाँ पर स्टडी करी, इसकी स्टडी कुल मिलाकर दो जनों ने करी थी। तो अपन को यहाँ पर पढ़ना है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फर्स्ट जो स्टडी करी थी वो करी थी फ्रेंडलिक ने स्टडी करी थी 1909 में। और ये जो इन्होंने स्टडी करी थी ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी, मतलब एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये थ्योरी डिराइव करी थी, थ्योरी डिड्यूस करी थी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, यहां पर जो एड्सॉर्प्शन कराया गया है ये गैस का कराया गया है मेटल सरफेस पर, मतलब एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल कराया गया है। और चौथी चीज जो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि ये जो फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये किसके लिए अप्लाई करते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पॉइंट मैं पढ़ने जा रहा हूं ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट लगेगा, पढ़ते हैं एक बार। Freundlich adsorption isotherm is obeyed by the adsorption where the adsorbate forms single layer on the surface of the adsorbent. Single layer on the surface of the adsorbent. अब आप खुद सोचिए कि ये थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में होता क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर कह रहा है कि ये ओबे कब करती है थ्योरी, जब सिंगल लेयर का फॉर्मेशन हो। तो यहां पर तो पॉइंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। इस पॉइंट को समझना, फ्रेंडलिक ने जब एक्सपेरिमेंट करा था तो सिंगल लेयर के लिए करा था, एक्सपेरिमेंट जब करा था तो सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर के लिए करा था, पर ये थ्योरी अप्लाई करी मल्टीपल मॉलिक्यूलर लेयर के लिए, मल्टी लेयर के लिए अप्लाई करी। तो ये जो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये अपन कहां पर अप्लाई करते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अप्लाई करते हैं। एक्सपेरिमेंट जो करा था वो सिंगल लेयर के लिए करा था और इसके बेसिस पर थ्योरी बनाई गई थी, पर अप्लाई कहां पर कर रहे हैं, मल्टी लेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट की मदद से इन्होंने जो डेटा ऑब्टेन करे, ग्राफ प्लॉट करे, तो एक यहां से इक्वेशन इन्होंने डिराइव करी। जो इक्वेशन डिराइव करी वो कहलाती है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। और ये इक्वेशन है x by m is equals to k p की पावर 1 upon n। x by m के एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, k क्या है, n क्या है, कांस्टेंट है, p क्या है, प्रेशर है। यहाँ पर किसका एड्सॉर्प्शन करा रहे हैं, गैस का एड्सॉर्प्शन करा रहे हैं, इसलिए अपन कंसंट्रेशन मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब अगर इस इक्वेशन को मैं लॉगरिथमिक टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग x by m, और राइट हैंड साइड में मुझे दिखाई दे रहा है log a into b। log a into b क्या होता है, log a plus log b। तो मैं कह सकता हूं एक्सप्रेशन हो जाएगा log x by m is equals to log k plus 1 upon n log p। अब यहां पर 1 upon n की रेंज अपन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप खुद देखिए, यहां पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 के लिए अपन कह सकते हैं 1 upon n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n की वैल्यू
मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। इसका मतलब यह है कि 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब 1/n की रेंज अपन आसानी से निकाल सकते हैं, कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा। क्लियर है। अब इन जनरल ये देखा जाता है कि 1/n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 0.1 टू 0.5। इसका मतलब क्या है, इसको समझना। मैंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, क्योंकि मैं जानता हूं ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थ्योरी है। तो एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट की मदद से अपन ने कुछ डेटा ऑब्टेन करे, डेटा की मदद से अपन ने क्या करा, ग्राफ प्लॉट करा। ठीक है। अब मैं डेटा कैलकुलेट करके भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन मौजूद है। तो एक डेटा तो मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा मुझे मिल गया, इक्वेशन की मदद से मैं एक कैलकुलेटेड डेटा भी निकाल सकता हूं। अब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा और कैलकुलेटेड डेटा बराबर कब होंगे, जब 1/n की वैल्यू 0.1 से लेकर 0.5 के बीच में लाया करेगी। जब 1/n 0.1 से 0.5 के बीच में लाया करेगा, तो अपन को एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। x by m represents the amount of gas adsorbed on the unit mass of adsorbent। k और n क्या है, कांस्टेंट है। और ये किस बात पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, एड्सॉर्बेट पे डिपेंड करते हैं, एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करते हैं। k and n are constant at a particular temperature and for a particular adsorbate and adsorbent। अब यहाँ पर 3 कर्व दे रखे हैं और तीनों कर्व को अपन को समझना है, याद नहीं रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये है फर्स्ट कर्व, ये है सेकंड कर्व और ये है थर्ड कर्व। सेकंड कर्व की अगर अपन बात करें, तो यहां पर ये जो सेकंड कर्व है ये अपन पहले ही समझ चुके हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर में। अब यहां पर आप देखिए कि 3 प्रेशर रीजन नजर आ रहे हैं, ए, बी और सी। सेकंड कर्व की बात कर रहे हैं अपन। ए रीजन जो है ये दिखाई दे रहा है लो प्रेशर रीजन है, और लो प्रेशर रीजन के केस में अपन कह सकते हैं एक्स बाई एम जो है यहां पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मतलब मैं कह सकता हूं फॉर लो प्रेशर रीजन, मतलब ए के लिए अपन बोल सकते हैं एक्स बाई एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के है। और फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन याद करो, ये क्या होती है, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। तो पी की पावर यहां पर लो प्रेशर रीजन के लिए तो 1 है, और इक्वेशन में पी की पावर क्या आती है, 1/n। तो कह सकते हैं लो प्रेशर रीजन के लिए 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहां पर एक्सप्रेशन देखकर समझ में भी आ रहा है एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो यहां पर बोल सकते हैं एट लो प्रेशर एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर अपन बात करें यहां पर हाई प्रेशर रीजन की, हाई प्रेशर रीजन के लिए अपन बोल सकते हैं एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0, क्योंकि प्रेशर पे तो डिपेंडेंसी ही नहीं है। तो अगर p की पावर 0 हो गया, मतलब 1/n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साथ ही साथ मजेदार बात यह है कि ये क्या फॉलो कर रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। और थर्ड जो रीजन नजर आ रहा है, मॉडरेट प्रेशर रीजन। मॉडरेट प्रेशर रीजन में आप खुद देखिए, आपको एक कर्व नजर आ रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्वेचर है। तो अपन बोल सकते हैं x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ऑर्डर से पूछा जाए ऑर्डर के बारे में, तो अपन बोल सकते हैं 1/nth ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है। सेकंड कर्व समझ में आ गया, थर्ड कर्व की बात करते हैं। थर्ड कर्व की मदद से अपन ये जान सकते हैं कि फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वैलिड होगा या नहीं होगा। वैलिडिटी के बारे में बताता है, वैलिडिटी के बारे में कैसे बताता है इसको समझना। सपोज करो मैंने एक्सपेरिमेंट करा, कोई एक पर्टिकुलर गैस को मेटल सरफेस पर एड्सॉर्ब कराया, एक्सपेरिमेंट की मदद से मैंने डेटा ऑब्टेन करा, डेटा की मदद से मैंने ग्राफ प्लॉट करा, किसके बीच में, log x बाई एम और log p के बीच में। अगर ये स्ट्रेट लाइन बनती हुई नजर आ रही है, थर्ड कर्व की बात कर रहे हैं, अगर एक्सपेरिमेंट की मदद से जो डेटा ऑब्टेन करा और उस डेटा की मदद से स्ट्रेट लाइन बनती हुई नजर आ रही है, मतलब मैं कह सकता हूं जो एक्सपेरिमेंट मैंने कराया था वहां पर फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन वैलिड है। ठीक है। तो यहां पर अपन अगर एक्सप्रेशन की बात करें, तो एक्सप्रेशन अपन ने देखा था log x बाई एम इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p, ये एक्सप्रेशन था। अब आप देखिए y एक्सिस जो है उस पर कौन है, log x बाई एम। तो अपन कह सकते हैं log x बाई एम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा।
एक्स एक्सेस पे कौन है, लॉग पी है, तो ये हो जाएगा एक्स। एक्स के साथ जो टर्म होती है वो होता है स्लोप, और स्लोप क्या हो जाएगी 1/n। और इन दोनों टर्म्स के अलावा कुल मिलाकर जितनी भी टर्म्स है ये क्या हो जाएंगी, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन वाई एक्सेस पर जिधर कट करती है उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। और देखिए इस कर्व में इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस दे रखा है log k, और स्लोप क्या दे रखी है 1/n। फर्स्ट कर्व की बात करें तो फर्स्ट कर्व में अपन को यह पता करना है T1 ज्यादा है, T2 ज्यादा है, T3 ज्यादा है। एग्जामिनर कर्व दे देता है और पूछ लेता है कि T1 ज्यादा है, T2 ज्यादा है, T3 ज्यादा है। अब टेम्परेचर के बारे में पता करना है, पर जो कर्व है वो x/m वर्सेस प्रेशर के बीच में प्लॉट करा गया है। प्रेशर को वेरी करा गया है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर के बारे में बात करनी है तो प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर के बारे में पता करना है ना, तो प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अब अपन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर मैं क्या करूंगा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूंगा। देखो अपन ने यहां पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप सब जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन कम होता है, और टेम्परेचर कम करते हैं तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो ज्यादा एड्सॉर्प्शन कहां पे नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है। कम एड्सॉर्प्शन कहां पे नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं जहां पर कम एड्सॉर्प्शन होगा वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। कम एड्सॉर्प्शन कहां पर है, T1 पर, तो T1 सबसे ज्यादा, उससे कम T2 और सबसे कम T3। तीनों ग्राफ समझ में आ गए। ये था फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब अपन पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। अब यहां पर ध्यान रखना, एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन के केस में कोई भी मैकेनिज्म ऑब्टेन नहीं करा गया था, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करा गया था। तो फ्रेंडलिक ने क्या करा था कि जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी बनाई थी, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड की, वही थ्योरी यहां पर अप्लाई कर दी एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन के केस में। अब याद करो एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड के ऊपर लिक्विड पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं। एग्जाम्पल याद कर सकते हैं अपन, मैंने आपसे पूछा था येलो कलर का शुगर सॉल्यूशन है, अगर उसमें चारकोल डाल दूंगा तो चारकोल क्या है, सॉलिड, उसमें कौन एड्सॉर्ब हो चुका है, येलो कलर एड्सॉर्ब हो चुका है। या अगर मैं बात करूं डाई की, मिथाइलिन ब्लू, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, सॉलिड चारकोल डाला, उस पे कौन एड्सॉर्ब हो जाएगा, ब्लू कलर एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं ये हो रहा है एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशंस, और इनके लिए कोई अलग से मैकेनिज्म नहीं देखा गया था। तो फ्रेंडलिक ने क्या करा, जो थ्योरी वहां पर अप्लाई करी वो यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज क्या कर दी, कॉपी पेस्ट कर दी। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, डाई सॉल्यूशंस एंड चारकोल, ये एक एग्जांपल हो जाएंगे इनके। और अगर एक्सप्रेशन की बात करूं तो x/m इज इक्वल टू k c की पावर 1/n। यहां पर c क्यों लिख दिया, क्योंकि जब अपन ने एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड कराया था तो गैसेस के केस में अपन कंसंट्रेशन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, सॉल्यूशंस के केस में अपन कंसंट्रेशन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, तो रिप्रेजेंट करते हैं c से। तो c क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड। अब अगर ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक क्या है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का, ड्रॉबैक ये है कि हाई प्रेशर पर स्ट्रेट लाइन क्यों आ गई थी, ये नहीं समझा पाए थे। अगर ऐसे समझाऊं मैं आपको तो आप सेकंड कर्व देखिए, ड्रॉबैक समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड कर्व देखिए, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये नहीं समझा पाया था कि ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, या मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया है रेड कलर की इंक से, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों आ गई। हाई प्रेशर पर एड्सॉर्प्शन में क्यों फर्क नजर नहीं आ रहा है, ये फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म नहीं समझा पाया था, पर आप समझा सकते हो। कैसे समझाएंगे, याद करो प्रेशर बढ़ा रहे थे, प्रेशर बढ़ाते 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 क्या होगा कि यहाँ पर एड्सॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है बढ़ जाएगा, एड्सॉर्प्शन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। अब प्रेशर बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, एक ऐसा प्रेशर आ जाएगा जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी साइट्स है सारी की सारी ऑक्यूपाई हो चुकी है। ये चीज आपको समझ में आती होगी, पर फ्रेंडलिक को समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैं कह सकता हूं आप इंटेलिजेंट या फ्रेंडलिक इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट है क्योंकि आपको समझ में आ गया है। तो मैं कह सकता हूं जो ड्रॉबैक होगा वो हो जाएगा एक्सप्लेन्स फिजिकल एड्सॉर्प्शन अप टू मॉडरेट प्रेशर बट फेल्स एट हाई प्रेशर। याद करो 1/n की वैल्यू लाई कर रही थी 0 से 1 के बीच में,
पर एप्रोप्रिएट रिजल्ट अपन को मिल रहे थे 0.1 से लेकर 0.5 के बीच में ही। अब यहां तक अपन ने एक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ लिया, दैट इज फ्रेडरिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब अगर लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करें तो लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये लास्ट पढ़ेंगे अपन आज, लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की थ्योरी। लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करें तो ये इन्होंने थ्योरी जो दी थी वो दी थी 1916 में, और ये जो थ्योरी दी थी ये एक थ्योरेटिकल थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट करके डिड्यूस नहीं करी गई थी, कॉपी पेन की मदद से डिराइव करी गई थी, कॉपी पेन की मदद से डिड्यूस करी गई थी। और कॉपी पेन की मदद से जब इन्होंने थ्योरी डिड्यूस करी थी तो मदद ली थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से इन्होंने थ्योरी डिवाइस करी थी, डिराइव करी थी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, तो लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो मेनली अपन अप्लाई करते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। Irving Langmuir in 1916 derived a simple adsorption isotherm on theoretical consideration based on kinetic theory of gases. This is named as Langmuir adsorption isotherm. अब जो सेकंड पॉइंट है ये क्या है, अजम्पशन है इस थ्योरी का। ये अजम्पशन एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये अजम्पशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब इस अजम्पशन को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। एवरी एड्सॉर्प्शन साइट इज इक्विवेलेंट and that the ability of a particle to bind there is independent of whether or not nearby sites are occupied. समझना इसको ध्यान से। ये क्या है, एड्सॉर्प्शन साइट्स है, यहां पर क्या होना है, एड्सॉर्प्शन होना है। तो लैंगमुइर ने क्या अज्यूम करा था जब थ्योरी बनाई थी कि यहां पर जितनी भी एड्सॉर्प्शन साइट्स है सारी की सारी क्या है, बराबर है। और किसी पार्टिकल के एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी, किसी पार्टिकल के एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी कि इसके पास वाली साइट खाली है या भरी हुई है। अगर आज अपन क्लास में जाते हैं तो अपन देखते हैं कि खाली सीट कहां पर है। ठीक है, साथ ही साथ अपने दिमाग में ये रहता है कि मैं आगे आगे बैठूंगा या बैठूंगी, मैं पीछे पीछे बैठूंगा या बैठूंगी। तो अपन ने क्या कर दिया है, एक प्रायोरिटी डिसाइड कर दी है। साथ ही साथ अपन ये भी देखते हैं कि जो खाली सीट है उसके पास में मेरा दोस्त बैठा है या दुश्मन बैठा है, तो यहां पर वापस से अपन ने प्रायोरिटी सेट कर दी है। पर लैंग्वेज ने क्या अज्यूम करा था, जितनी भी साइट्स है सारी की सारी बराबर है, और कोई पार्टिकल एड्सॉर्ब होना चाहता है किसी साइट पर तो उसका एड्सॉर्प्शन इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है कि उसके पास वाली साइट खाली है या भरी हुई है, ये अजम्पशन लिया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड ओनली टिल द होल ऑफ द सरफेस इज कंप्लीटली कवर्ड विद अ यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ द एड्सॉर्ब्ड गैस। यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ द एड्सॉर्ब्ड गैस का मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो थ्योरी है मेनली किसके लिए अप्लाई करते हैं अपन, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए अप्लाई करते हैं। एड्सॉर्प्शन यहां पर लैंगमुइर ने कब तक माना है, जब तक यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म नहीं हो जाती, मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए अप्लाई करते हैं। Adsorption consists of two opposing processes. First is condensation, second is evaporation. अब उस टाइम पर जब लैंगमुइर ने थ्योरी डेवलप करी थी तो एड्सॉर्प्शन को दो प्रोसेस दिए थे, एक था कंडेंसेशन, दूसरा था इवेपोरेशन। अब लॉजिकली अपन सोचेंगे, अपन को थ्योरी समझनी है बस। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है और इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है ये समझना है। कंडेंसेशन का मतलब मैं कह सकता हूं एड्सॉर्प्शन, इवेपोरेशन का मतलब मैं समझ सकता हूं डिसॉर्प्शन। अब अगर आप कंडेंसेशन को एड्सॉर्प्शन और इवेपोरेशन को डिसॉर्प्शन लेकर समझोगे, ये थ्योरी बहुत आसान हो जाएगी। तो एड्सॉर्प्शन दो प्रोसेसेस कंसिस्ट कर रहा है, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन। कंडेंसेशन डिपेंड्स ऑन द अनकवर्ड सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट। खुद लॉजिकली सोचो, जब मूवी थिएटर का इनिशियली गेट खोला गया था तो हॉल की सारी सीट्स क्या थी, अनऑक्यूपाइड थी, अनकवर्ड थी, और जो एड्सॉर्प्शन हो रहा था रैपिडली हो रहा था। बिगिनिंग में रैपिडली क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पर अनऑक्यूपाइड साइट्स क्या थी, ज्यादा थी। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन किस बात पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अनकवर्ड सरफेस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा अनकवर्ड सरफेस होगा तो ज्यादा रेट होगी एड्सॉर्प्शन की, या ज्यादा रेट होगी कंडेंसेशन की। तो आप मुझे बता दो, रेट ऑफ इवेपोरेशन किस बात पे डिपेंड करेगा, कवर्ड सरफेस पे डिपेंड करेगा या अनकवर्ड सरफेस पे डिपेंड करेगा। इवेपोरेशन तो तभी हो सकता है जब सरफेसेस कवर्ड हो, डिसॉर्प्शन तो तभी हो सकता है जब सरफेसेस कवर्ड हो। ज्यादा सरफेसेस कवर्ड होगी तो ज्यादा डिसॉर्प्शन होगा,
तो मैं कह सकता हूं रेट ऑफ इवेपोरेशन या रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कवर्ड सरफेस ऑफ द adsorbent. An equilibrium will be set up at a stage where the rate of condensation becomes equal to rate of evaporation. और यहां से एक चीज समझ में भी आ रही है कि इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है और जो डिसएडवांटेज था, ड्रॉबैक था फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का, वो इस पॉइंट से कवर हो जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा था, वहां पर क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम किसके बीच में आया है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन और रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बीच में। The rate of condensation also depends upon the pressure of the gas, since according to kinetic theory of gases the number of molecules striking per unit area is proportional to the pressure. और ये चीज भी समझ में आती होगी, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन या रेट ऑफ कंडेंसेशन दो बात पर डिपेंड कर रही है, एक तो अनकवर्ड सरफेसेस पर और दूसरा प्रेशर पर। तो अपन कह सकते हैं x by m is equals to AP upon 1 plus BP। A और B क्या है, मैं बोल सकता हूं लैंगमुइर पैरामीटर्स या कांस्टेंट्स। तो A और B क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉलिड एडसॉर्बेंट पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और इनकी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल डेटा से अपन ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है यहां तक? लास्ट पॉइंट यहां पर आ रहा है, adjacent adsorbed molecules do not interact but adsorbate molecules have equal ability to interact। इसको समझ लेते हैं। जो मॉलिक्यूल सरफेस पर एड्सॉर्ब हो चुके हैं वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे। जो मॉलिक्यूल सरफेस पर एड्सॉर्ब हो चुके हैं वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे, पर ये जो एड्सॉर्बेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर में, ये आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, पर जो एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये किसकी थ्योरी थी, लैंगमुइर की थ्योरी थी। और मुझे नहीं लगता यहां पर कोई पॉइंट अपन को याद रखना पड़ेगा, अपन को बस थ्योरी समझ में आनी चाहिए। एक बार समझ में आ जाएगी तो जब आप मॉड्यूल के क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आपको कोई पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको एक प्रिडिक्शन लगाना है कि आंसर कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, एप्लीकेशंस के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।